जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, ठीक है, जिसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट भी कहा जाता है। हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपने अस्तित्व में कब आता है, ठीक है, फिर इसके बाद इसके क्या कार्य हैं, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसके जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं और उन सदस्यों की नियुक्ति, उनका कार्य, उनका संचालन सभी देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए प्लीज़, क्योंकि यदि आप वीडियो को अंत में छोड़ देंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 का में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। जो भारतीय संविधान है, संविधान के जो आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकलों में उन भाग होते हैं, आर्टिकल होते हैं, अनुसूचियाँ होती हैं। इन पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 338 का, ठीक है। तो आर्टिकल 338 का में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो 65वें संविधान संशोधन अधिनियम होता है सन 1990 में, उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। जो 65वां संविधान संशोधन कब होता है? 1990 में, जिसमें क्या होता है, एक अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। लेकिन बाद में देखिए लिखा है ना, बाद में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कब होता है? 2003 में एक संशोधन होता है जिसमें अनुच्छेद 338 में क्या 338 का जोड़ा गया। देखिए, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो पहले क्या था? केवल 338 था, ठीक है, 338 था, लेकिन अब क्या हो गया है? 338 का आ गया है। और ये का कब जुड़ता है? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जुड़ता है। तो इस प्रकार ये का इसलिए जोड़ा जाता है कि जो हमने पहले जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जो ऊपर देखा है, इसके पहले उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही साथ काम करते हैं। लेकिन इसमें दोनों को अलग अलग कर दिया। जो 89 में संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003 में, उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये अलग कार्य करता है। मतलब ये दोनों जो आयोग है, सबसे पहले तो क्या होता है, संविधान में इनकी व्याख्या की जाती है संविधान में, फिर एक ही साथ दोनों का कार्य होता है। फिर हमने देखा कि 89वां संविधान संशोधन होता है, दोनों को अलग अलग आयोग बना दिए जाते हैं। एक का उल्लेख अनुसूचित जाति आयोग का जो उल्लेख है 338 में रहता है, और वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख 338 का में रहता है। समझ में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग अलग अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 2003 में संशोधन होता है, तो 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपने अपने अलग अलग अस्तित्व में आते हैं और अलग अलग ही कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, तो अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों के बारे में कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इन सभी लोगों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करेंगे, है ना, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल
भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इनका कार्यकाल, वेतन और भत्ते ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, प्लीज़ विनती है आप लोगों से, और यदि समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्या कार्य हैं। अभी तक हमने क्या देखा, इस किस अधिनियम के माध्यम से इसकी नियुक्ति की जाती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य क्या होते हैं, आखिर इसका गठन ही क्यों किया गया है। तो देखिए, अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक प्रावधान है उसके संरक्षण की समीक्षा करना। ठीक है, पहला इसका कार्य है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका क्या करना है, जो संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उनकी समीक्षा करना। दूसरा है राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकार व विकास से संबंधित प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये आयोग जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ये क्या करता है, तो ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा और जानेंगे कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, कौन होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है सबसे प्रथम है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं है। सबसे पहले भारत के पहले नागरिक, यदि आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे प्रथम जो नागरिक है भारत के वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना, और सबसे यदि कोलिजियम प्रणाली में देखेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब हम देखेंगे सन 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण एवं विकास के लिए एक आयोग को, मतलब ये जो आयोग है इसको निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, मतलब कि 2005 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के विकास के लिए ये जो आयोग है इसके लिए कुछ कार्य और निर्धारित किए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य है वन क्षेत्र की निवासी जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देना। ठीक है, जो राष्ट्रीय जो जनजातियां हैं वो जो जहाँ पे रहती हैं उनको छोटी छोटी भूमियाँ देना ताकि वो खेती कर सकें और अपने जीवन को चला सकें। दूसरा है कानूनों के अनुसार जनजाति समुदाय के खनिज तथा जल संसाधन पर अधिकारों को सुरक्षित करने संबंधी उपाय करना। ठीक है, देखिए आप खनिजों को देख रहे हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है खनिज और जल संसाधन। जो अनुसूचित जनजातियाँ होती है ये अधिकतम पहाड़ी इलाकों में, जंगल इलाकों में रहती हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे रहती है तो क्या होता है, वहाँ पे कभी कभी खनन कार्य होता है। किसका खनन, तो सोना, चांदी, हीरा, तांबा, इन सब का खनन होता है, तो इन्हें वहाँ से कभी कभी हटा दिया जाता है। तो ये क्या होती है, इन्हें वहाँ से हटना पड़ता है कभी कभी खनन के कारण। तो इनको जो है जल संसाधनों पर, वहाँ के जो जल संसाधन है या फिर थोड़ा बहुत खनिज है उन पर भी इनको अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है जनजातियों का विकास तथा वाहनी जीविका हेतु रणनीति उपलब्ध कराना, जनजातियों का विकास करना। ठीक है, और वाहनी जीविका हेतु रणनीति, मतलब कि इनके जीवन चलाने हेतु कुछ रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत अमीर नहीं होती हैं, बहुत गरीब होती हैं। समाज में यदि सबसे ज़्यादा हाशिए पर या फिर निचले स्तर पर कोई है तो ये सबसे ज़्यादा निचले स्तरों में से एक है अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, और चौथा है कि जनजाति समुदाय के वनों की सुरक्षा तथा सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग देना। ठीक है, मतलब ये जहाँ पे रह रही हैं उन वनों की सुरक्षा करना। ठीक है, उन्हें काटना नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे रहती हैं, इनका बहुत लगाव होता है, ये वनों की बहुत ज़्यादा लगाव होता है जनजाति समाज का वनों से। ठीक है, पाँचवा देखेंगे जनजाति समुदाय के पुनर्वास संबंधी प्रभावी कानून बनाना। देखिए, जो जनजाति समुदाय है कभी कभी क्या होता है, सरकार बहुत सारी परियोजनाएं बनाती है, जैसे नदी घाटी परियोजना है, सूखा बाढ़ आता है, तो ये क्या करती है, पुनर्वास का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, रोज़गार कम होता है, भूमि भी नहीं होती है,
तो इनके पास क्या होता है, जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रोजी रोटी के लिए इनके पास ज़्यादा वो नहीं होता है साधन, तो सरकार इसके लिए प्रावधान करती है। ठीक है। छठा है पेशा अधिनियम। ठीक है, पेशा अधिनियम का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय करना। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति में सुधार लाने हेतु पेशा अधिनियम लाया गया था और ये अधिनियम 1996 में लाया गया था। ठीक है, तो इसका जो क्रियान्वयन ठीक तरीके से होना चाहिए हर राज्य में ही, ये सब कार्य कौन देखता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देखता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियाँ। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य देख रहे थे। तो शक्तियों में देखेंगे, पहली है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सिविल कोड की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसको बहुत सारी शक्तियों में एक क्या है, सिविल कोड जो होता है ना हमारा, सिविल कोड की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए ये कि इसके लिए क्या है, इसके लिए ये बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे शपथ पत्रों का साक्ष्य ग्रहण करना। ये क्या करता है, जो भी शपथ पत्र होते हैं उनका साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। दूसरा है भारत के किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकते हैं, ये समन करना। तीसरा है किसी भी न्यायालय एवं कार्यालय, ठीक है, न्यायालय एवं कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की उपेक्षा करना। मतलब कोई मुद्दा अनुसूचित जनजाति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग क्या करता है, उसको अपने पास एक बार देखने के लिए या फिर उसमें विचार करने के लिए अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संघ सरकार एवं राज्य सरकार अनुसूचित है ना, अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों पर, जो संघ सरकार की भी बात चल रही है और राज्य सरकार की भी बात चल रही है, तो ये क्या है, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों पर क्या करेगी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करेगी। चाहे देखिए वो संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यदि वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई कानून बना रही है तो वो क्या करेगी, इससे परामर्श जरूर करेगी। देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये जितनी भी अपनी रिपोर्ट है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो संसद का अभिन्न अंग होते हैं। संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है, जिसमें लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा का विघटन होता है, और राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है जबकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, जो जनजाति आयोग है, वो क्या करता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंप देता है और राष्ट्रपति उसे, इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संसद के बारे में मैंने बता दिया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में। और एक बात और याद रखिए, यदि आपको संसद के बारे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी शक्तियाँ किसी के भी बारे में जानना है तो मैंने उन सभी पर पहले ही वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को देती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी रिपोर्ट, राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखते हैं। ठीक है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखेंगे और संसद का ही अपना और बाद में जो संसद होती है, संसद अपना अंतिम निर्णय प्रस्तुत करती है। ठीक है, देखिए एक नोट डाल के भी यहाँ लिख रहे हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति आयोजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। तो और इसके लिए भी क्या है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ठीक है ना, जनजातीय कार्य मंत्रालय क्या है, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा नोडल मंत्रालय है। ठीक है ना, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए नोडल मंत्रालय कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसलिए इस तरीके से अलग अलग नोडल मंत्रालय होते हैं और उन मंत्रालय में जो अधिकारी होते हैं बहुत हाईएस्ट लेवल के होते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने जाना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैंने अनुसूचित जाति आयोग पर भी वीडियो बनाए हैं, मानवाधिकार पर आयोग बनाए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उस पर भी वीडियो बनाए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।